कि मैं सेना में आया था देश पे मर मिटने के लिए, और आज मैंने जो इसका विरोध कर दिया, और जब मेरे सामने मेरा कमांडिंग ऑफिसर इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है, तो मेरा धर्म था कि मैं उसका विरोध करूं, और मैं नहीं रोक पाऊं तो मैं ऊपर वाले को रिपोर्ट करूं। मैं भारत सरकार को ये बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं फांसी का फंदा अपने गले में खुद डालना चाहता हूं, अपने देश के लोगों के सामने डालना चाहता हूं, वो मैं खुद उसका आई विटनेस हूं। सबसे ज्यादा राजनीति की जा रही पाकिस्तान आज नहीं, जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री हुआ करते थे तभी कहे थे पाकिस्तान को जब चाहेंगे तब नाको चना चबा देंगे। इसका नक्शे से मतलब जो नक्शा है उससे हम इसका वो नामो निशान मिटा देंगे। हम सेना के बहुत छोटे इंसान हैं, हमारा काम है ट्रेनिंग लेना, गोली चलाना, ट्रेनिंग लेना, गोली चलाना, और कोई काम नहीं होता। हमें कुछ नहीं, हमें कानून की ज्ञान नहीं होता। आज हम आप लोगों के पास कितने संघर्ष से खड़े। पर कि आपने कहा 1:10 का रेशियो है, यानी कि हम उनसे 10 गुना अधिक ताकतवर हैं। हम उनको जब चाहे तब मसल के रख सकते हैं। फिर भी हम उनके सामने कई बार क्यों कमजोर पड़ जाते हैं और वो हमारे सैनिकों के ऊपर घात लगाने में कामयाब हो जाते हैं। गद्दारी, ओनली फॉर गद्दारी। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने से पहले सेना में चीजें ठीक चल रही थी? ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अभी बनने के बाद और बिगड़ी है, और उसका विरोध किया जवानों ने। पहले की 2 वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हमने चंदू सर से और हरेंद्र सर से बातचीत की थी। अब हम बात करेंगे नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपकी हम पीड़ा और जो बातें हैं वो हम आपकी लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले जो काफी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये 2 लोग देश को बदनाम करने के लिए, सेना को बदनाम करने के लिए कम थे कि आप और इनके साथ शामिल हो गए। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज एक सेना का नायब सूबेदार होते हुए, राष्ट्रपति रैंक बोला जाता है इसे, मैं अपने 3 सिपाहियों के साथ इनके बीच में कैमरे के सामने खड़ा हूँ। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, थल सेना अध्यक्ष है, डिफेंस मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति महोदय है, सारी जगह लेटर भेजे हैं। और इतना सीरियस इशू है कि जो नीचे की सेना में करप्शन, जवानों का शोषण, उनको मरवाना, बहुत कुछ प्रताड़ना करना, वो छोटी बातें हैं। मैंने क्या देखा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब मैं तैनात था, मेरा कमांडिंग ऑफिसर सैनिकों को हटाकर घुसपैठ करवाता था मिलिटेंट्स की, और जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे तुरंत वहाँ से आउट कर दिया, और मुझे लगातार आउट रखा। फिर जान से मारने की कोशिश की गई, और बाद में जब मैं नहीं माना, मैं उसके हुक्म का अवहेलना करके अपने घर आ गया। फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के पेंशन ग्रांट कर दी है। 8.5 साल से 35,000 रुपये मेरे खाते में डाल रहा है, जबकि मैं सेना में ऑन ड्यूटी हूँ, और मैं विरोध कर रहा हूँ कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए। मैं बिकने के लिए, यानी वो मुझे एक टाइप से रिश्वत दिलवाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे बोल रहा हूँ, भारत सरकार को बोल रहा हूँ कि मैं बिका हुआ सैनिक नहीं हूँ। मैं अपने खून दौड़ता मेरी आंखों, मेरे रगों में, कि मैं सेना में आया था देश पे मर मिटने के लिए, और आज मैंने जो इसका विरोध कर दिया, जो मेरा धर्म था। हम कसम रखते हैं गीता पर हाथ रख के कि हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, अधिकारी का ऑर्डर मानेंगे, और हवा, पानी, रास्ते, आग के रास्ते, कुछ भी हो, हम चले जाएंगे। और जब मेरे सामने मेरा कमांडिंग ऑफिसर इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है, तो मेरा धर्म था कि मैं उसका विरोध करूं, और मैं नहीं रोक पाऊं तो मैं ऊपर वाले को रिपोर्ट करूं। ऊपर वालों को भी रिपोर्ट किया, और जब ऊपर वालों को रिपोर्ट किया ना, वहां से मैं टूट गया, और उसके बाद मैं थल सेना अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर, पीएमओ तक लिख चुका हूं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ इन 3 सिपाहियों के साथ, या जिनको न्याय मैंने दिलवाना था और अपने ऊपर वालों के पास जाना था, अपने लेवल पर देना था। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपने 2-3 चीजें कही, एक एक करके समझते हैं। पहला आपने ये बताया कि सैनिकों को हटा के, क्या बता रहे थे? सैनिकों को, उसको थोड़ा विस्तार से सरल भाषा में सरल भाषा में बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल पे, यानी हमारे बॉर्डर पर सैनिक तैनात होते हैं दुश्मन को रोकने के लिए, सिंपल रोकने के लिए। तो एक कमांड अधिकारी हमारे ऊपर सुपरविजन करता है कि उसके अंडर कमांड हम रोकते हैं। तो बॉर्डर पर तैनात होते हैं, तो उस अधिकारी ने क्या किया, वहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड वर्कर काम करते हैं। एक तो सैनिक तैनात हैं, अंडरग्राउंड वर्कर मीन्स पाकिस्तान साइड से भी कुछ लोग जानकारी लेने के लिए करते हैं, हमारे साइड भी। तो वो मेरा कमांड अधिकारी तो थोड़ा करप्ट आदमी है। उसने वो उन एजेंट से मिलके सौदाबाजी कर लिया दुश्मन देश से, और इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए, यानी घुसपैठ अपने देश में पाकिस्तान के आतंकवादियों को कराने के लिए जवानों को हटा के घुसपैठ कराई। और वो जो 20 सैनिक हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास है। मैं भारत सरकार को ये बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं फांसी का फंदा अपने गले में खुद डालना चाहता हूँ, अपने देश के लोगों के सामने डालना चाहता हूँ। वो मैं खुद उसका आई विटनेस हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बॉर्डर पे जहाँ पर 20-25 सैनिक तैनात हैं, और वहाँ पे कुछ लोअर वर्कर हैं जो बाहर के घुसपैठिए भी हो सकते हैं, जो जासूस भी हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर और सैनिकों को हटा दिया। कमान अधिकारी ने
और वो अधिकारी अभी भी सेना में अभी भी सेना में है, वो अभी भी सेना में है। और उसकी रिपोर्ट्स मैं हर दिन ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल मेल आईडी पीएमओ ऑफिस में भेज रहा हूँ, और थल सेनाध्यक्ष को हर रोज, और बाकी अथॉरिटी ईडी सीबीआई तक को भेज रहा हूँ कि वो करप्शन से भी जुड़ा हुआ मामला है कि आप ईडी सीबीआई देशद्रोह, कितने लोगों पर, पत्रकारों पर केस हो जाते हैं कि वो कमांडिंग ऑफिसर किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहा है। क्या वो पैसों के लिए कर रहा है? यहाँ पर संदिग्ध क्या हो रहा है, जब मैं उससे ऊपर वाले को बोला, जब उन्होंने मेरे को ही दबाने की कोशिश की, तो मुझे फिर आज मैं बोल रहा हूँ, क्या पुलवामा, क्या उड़ी उसलिए हुआ था, क्या ऊपर से ऑर्डर है ये चीज करने के? मैं आज इस बात को भारत सरकार से, मोदी जी से, सबसे पूछ रहा हूं, अगर आप उस गद्दार पर, जो एक स्पेसिफिक मानता था मैं, जिसका मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, एक सोल्जर होने के नाते, अपनी ड्यूटी करने के नाते, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज ये पूछ रहा हूं, क्या ये उड़ी जो ये मिलिटेंट घुसवा के हमारे सैनिक शहीद होकर हर दिन आते हैं, क्या वो इस वजह से आ रहे हैं? यानी कि जितने हमले हो रहे हैं बॉर्डर पर, वो सब कुछ कहीं ना कहीं जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनकी मिलीभगत, उनकी लापरवाही से हो रही है। यहाँ पर मैं सारे कमांडिंग ऑफिसर को नहीं बोल सकता, एक से एक अच्छे जान देने वाले अधिकारी, जवान, जैसे सब कुछ है, लेकिन मैंने जहां जिसको आई विटनेस हूं, जिसका प्रूफ देने के लिए तैयार हूं, उसके मैं बात कर रहा हूं। और अगर भारत सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अभी डाउट हो रहा है कि क्या और भी ये सारा प्लान से हम घुसाए जा रहे हैं हमारे देश में। एक इंडियन आर्मी का नायब सूबेदार लिख के दे रहा हूं, अगर मेरे झूठे तो मुझे फांसी दे दीजिए। एक चीज और बताइए, आपको क्या ऐसा लगता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने पीएमओ तक लिखा, हमने राष्ट्रपति तक को सूचना दी इसकी कि ऐसे ऐसे हो रहा है सेना के भीतर, क्या आपको ये लगता है कि वोट बैंक साधने के लिए सब कुछ ऐसा किया जा रहा है, सिंपैथी बटोरने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि चुनाव के ठीक पहले देखने को मिलता है कि सरहदों पर तनाव बढ़ जाता है। ये किसी कवि ने बोला था, वो मुझे मुहावरा पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात क्या है, एक है हमारे दो दुश्मन देश है, एक चाइना, एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारे से 10 गुना कमजोर है, हम उसकी बातों को ढिंडोरा, यानी नरम को पीट कर हम अपना ढिंडोरा पिटवाना चाहते हैं, एक माहौल बनाना चाहते हैं सीमाओं पे कि पाकिस्तान को मार देंगे, हम ये रगड़ देंगे, हमने वो स्ट्राइक किया, वो किया, सब कुछ किया हमने। लेकिन जब बात वहां पर आती है कि एक सैनिक बोल रहा है कि वहां पर घुसपैठ हो रही है, इसका मतलब है कि वो जो प्लान शुदा चीजें हैं उनमें सारी है, कौन कौन सी हुई है वो नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं जब घुसाने वाले पर आप कार्रवाई नहीं करी भारत सरकार, तो इसका मतलब शामिल है सब। अक्सर खबरें सुनने को मिलती हैं कि हाँ पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान की जो सेना है और जो भारत की सेना है, अगर दोनों की पावर और स्ट्रेंथ को तौलने या नापने की कोशिश करें, तो वो कहां पर है और हम लोग कहां पर? देखो, मैं इसका पूरा वर्कआउट करके नहीं आया हूं, आप इसको 110 के रेशो से देख सकते हो, 110 के रेशो से, 110 के रेशो से देख सकते हो। पाकिस्तान आगे, हमारे आगे कहीं भी वो नहीं करता है। पाकिस्तान के नाम पे सर, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के नाम पे सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति की जा रही है, सबसे ज्यादा राजनीति की जा रही है। पाकिस्तान आज नहीं, जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री हुआ करते थे तभी कहे थे पाकिस्तान को जब चाहेंगे तब नाको चना चबा देंगे, इसका नक्शे से, मतलब जो नक्शा है उससे हम इसका वो नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन हमें अगर अपने सैनिकों को, अपने देश को तैयार करना है तो चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार करना है। आज सोनम वांगचुक जी लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरहदों पे चीन का कब्जा हो रहा है, और लगातार आपने इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो पेंगसुंग जो लेक थी, जो कौन सी वो सर वहां वाली पेंगोंग जो लेक थी, जहाँ पे इतनी झड़प हुई, इतने सारी चीजें देखने को मिली, कितने जवान मार दिए गए इधर से, कितने उधर से, ये सारी चीजें लगातार अभी लेटेस्ट हमारे जो जनरल साहब हैं, द्विवेदी साहब, उनका अभी बयान है कि जो सीमा की जो सरहदें हैं चाइना बॉर्डर की, वो बिल्कुल इसे हम सुरक्षित, और वो नहीं, मतलब उनका एकदम एक्यूरेट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि अभी वो बयान में तुरंत नहीं निकाल पा रहा हूँ। तमाम सारी तो उन्होंने जारी की गई जिसमें वो पढ़ाए हैं हमारे, लेटेस्ट दिए कि अभी वहाँ पे बहुत सारी, मतलब वो चीजें चल रही हैं, संवेदनशील चीजें चल रही हैं। अब हम आते हैं वापस उसी मुद्दे पर कि आपने कहा 110 का रेशियो है, यानी कि हम उनसे 10 गुना अधिक ताकतवर हैं, हम उनको जब चाहे तब मसल के रख सकते हैं, फिर भी हम उनके सामने कई बार क्यों कमजोर पड़ जाते हैं और वो हमारे सैनिकों के ऊपर घात लगाने में कामयाब हो जाते हैं। गद्दारी, ओनली फॉर गद्दारी। आपने ये देखा है, आपने एक फेक इनकाउंटर नाम सुना होगा, आप मीडिया के हैं, फेक इनकाउंटर, कि वो क्यों, यहाँ पर गद्दारी ये शामिल है। एक सिविलियन को मार के मैं मेडल लगाना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा सोल्जर हूँ, एक अपने भाई, अपने नागरिक को मार के, गद्दारी बहुत है हमारे यहाँ पर। मैं प्रूफ हूँ बहुत ज्यादा। आप कितने सैनिकों की आत्महत्या देखते हैं, एक सोल्जर फौज में भर्ती होकर आत्महत्या करने जाता है? नहीं जाता। अधिकारी कितने आत्महत्या करते हैं? नहीं करते हैं।
आप रेशो निकालेंगे, आरटीआई निकाल के भारत सरकार जिस प्रकार से देगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, मेरे देश के लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि सैनिकों का क्या हो रहा है। ये जो हमारे अंग्रेजों के बनाए हम गुलाम थे। सर, मैं अगर आपसे एक वाक्य में समझना चाहूँ, जैसा कि आपने बताया कि ये सारी चीजें जो व्यवस्थित नहीं है, सब कुछ मैनेजमेंट खराब चल रहा है, और हमने सभी को सूचना भी दी, यानी कि सभी के संज्ञान में है कि सेना में चीजें ठीक नहीं है, अंदर भीतर जवानों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद भी चीजों को अनदेखा किया जा रहा है। इसका अगर समझना चाहे कारण, तो एक वाक्य में समझे तो क्या हो सकता है? मैं आपको इसका वाक्य बताता हूँ। इसका वाक्य सिर्फ यही है, एक तो कि ऊपर से कुछ डायरेक्शन है, मैं नहीं बोल सकता कि किसकी डायरेक्शन है। सिंपल, आप क्या दिमाग में मीनिंग यही आएगा, किसी दूसरे से पूछेगा मीनिंग यही आएगा। दूसरा ये है कि वो जो अधिकारी होते हैं, इनका इतना सर्कल बना हुआ है। जैसे मेरा जो अधिकारी है, ये एक सहायक प्रथा के नाम सुनते होंगे आप, उसके घर में 10 अधिकारी जवान, उसके घर में 10 छोड़ दिए, उसकी कमांड में है, और रहने उनके घरों में छोड़ दिए नौकर बना के। तो वो जितने भी जैन है, वो अधिकारी सारे उसके साथ में आ जाते हैं। उनमें से कोई जनरल है, कोई मेजर जनरल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पॉलिटिकल कनेक्शन से, तो वो जीत जाता है। और हमारी औकात क्या है? हम सेना के बहुत छोटे इंसान हैं। हमारा काम है ट्रेनिंग लेना, गोली चलाना, ट्रेनिंग लेना, गोली चलाना, और कोई काम नहीं होता। हमें कुछ नहीं, हमें कानून की ज्ञान नहीं होता। आज हम आप लोगों के पास कितने संघर्ष से खड़े, कहाँ से आए हैं, कैसे आए। हरेंद्र जी और चंदू जी एक और चीज कह रहे हैं कि शोषण होता है, और जो काम सबसे बड़ी बात एक ये कह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ट्रेनिंग की बजाय हमें निजी काम के लिए जो अधिकारी होते हैं उनके काम में लगा दिया जाता है। महिलाओं के उनके घर के अंडर गारमेंट से लेके झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका सारा करवाया जाता है। इसके बारे में आप विस्तार से ये विस्तार से बता रहा हूँ। 100 में से 100% मेरी सेना का, आपको कोई ड्रेस में जवान मिल जाए ना, एक अगर डिनाई कर दे तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, यानी हम अपने आप को पूरा गलत मान लेंगे जिन गद्दारों से हम लड़ रहे हैं। ये 100 में से 100% शुद्ध बोल रहे हैं। अग्निवीर का बता दिया, कहने का मतलब देखो हमारे पर्सन पीड़ा हमने झेली है, जो मैं झेला। शोषण का बताइए, किस तरह का शोषण होता है? शोषण ये होता है कि जवानों की बोली लग जाती है। यहाँ पर बॉर्डर पर 10 लड़के तैनात हैं, वहां पर उस मोर्चे पे एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी 10 जवान अगर इस मोर्चे पे नहीं है तो इसका मतलब खिलवाड़ हो रहा है सुरक्षा के साथ। वहां पे 7 रख दिए जाएंगे। 3 कहाँ रख दिए जाएंगे? आपका जूता घिसने के लिए, अधिकारी का जूता घिसने के लिए, उसके घर में जूता कुत्ता घुमाने के लिए, उसकी मैडम की सेवा पानी टहल बजाने के लिए, वो 3 को वहां से निकाल दिया जाएगा। और एसओपी जो थल सेना अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर, मेरी राष्ट्रपति महोदया तक की वो डायरेक्शन होती है, ऑर्डर होते हैं कि वहां पर मोर्चा हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ है, वो हमारे आत्मघाती हमला करते हैं, हमारे नागरिकों को मारते हैं, हमें कमजोर सा, हमारे ये खबर आती है तो इसका मतलब हम कमजोर हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो लेकिन वो धूमिल कर दिया जाता है। कितना वक्त हो गया आपको सेना में? मैं सेना में 20 साल 3 महीना मेरा हुआ। जब मैंने ये फाइट का लास्ट दिन, मैं जब उसका हुक्म तोड़ कर आ गया, उसने मुझे बॉर्डर से हटा दिया कि आप यहाँ से वहां जाइए। ये मिसमैनेजमेंट कब से हो रहा है? ये मिसमैनेजमेंट, ये जो मेरा कमांडिंग ऑफिसर था, ये जब से मेरी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर लगा, इसका मैंने देखा है। उससे 2014 की बात है। ये 2014 जुलाई में मैंने इसको पहली बार इसके सुपीरियर के पास ले जाने की कोशिश की। अच्छा, 2014 से पहले मिसमैनेजमेंट नहीं था? हाँ, बिल्कुल। मैंने अपनी कमांडिंग ऑफिसर का जो सबसे बड़ी बात है, ये मिसमैनेजमेंट है। सहायक वाला ये लोग क्या जोड़ के देखेंगे? तो आप कह रहे 2014, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से सेना में जो चीजें हैं वो खराब हो गई हैं, इसे ऐसे देखेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद मोदी, एक मिनट रुको, मेरे कहने दो। 2014 मोदी गवर्नमेंट आने के बाद आपको मैं बताऊं, एक तो मेरा कमांडिंग ऑफिसर 2013 लास्ट में लगा था। मैं अपने इशू से बताता हूं, मैं बाहर की बातें करके, कुछ सारी सेना की बात करके हिसाब से नहीं बता रहा हूं। तो जब मेरा कमान अधिकारी लगा, ये एक होता है 19-20 का, 19-25 का, तो करप्शन, मिसमैनेजमेंट, जवानों का शोषण, जवानों का गलत यूज इंडियन आर्मी में लगातार चल रहा है, जिसका मैंने भी विरोध नहीं किया, सहन किया मैंने भी। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने से पहले सेना में चीजें ठीक चल रही थी? ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अभी बनने के बाद और बिगड़ी है, और उसका विरोध किया जवानों ने। और उसके विरोध में आज आप ऐसे खड़े देख रहे हैं ना, सैनिकों को ड्रेस में, यानी पहले भी खराब थी, अब और ज्यादा खराब हुई है। अब मोदी से उम्मीद, पहले सर यही था, पहले सहायक सिस्टम जो है, जो बड्डी सिस्टम, जो सहायक प्रथा है, ये सारी चीजें पहले से चल रही है, मोदी जी के आने से नहीं चल रही हैं। ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उससे पहले जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उसी कानून के तहत चली आ रही। लेकिन ये जो सर बता रहे हैं, जो एक घुसपैठ वाली जो ये सारी चीज़ें, अभी आप देखिए, आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि 2014 के बाद से कितने तमाम सुसाइड केस बढ़ गए,
तमाम लोग फौज की नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं, तमाम आतंकी हमले हो रहे हैं, इतने आतंकी हमले हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या लगता है? ठीक है सर, इतने बड़े ये चीजें आप पहले भी बता चुके हैं और सर से भी हम समझ चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं, 3 सिपाही हैं जी, आप जैसे अधिकारियों पर ये तमाम आरोप लगाते हैं, क्या लगता है कि ये चीजें कैसे सुधारी जा सकती हैं और ये सुधारी जाएंगी या नहीं? सरकार सुधारना चाहती है, सेना के जो अधिकारी हैं सुधारना चाहते हैं या नहीं? ये हमने जो देख लिया, हमने एक्सपीरियंस कर लिया। मेरे देश के 140 करोड़ लोग जब सुधरवाना चाहेंगे, जब कानूनों में संशोधन करवाना चाहेंगे, जब मेरी सवाल को क्वेश्चन मार्क करेंगे कि हमें अपनी इसे गुलाम इतनी कमजोर सेना नहीं चाहिए, बुज़दिल सेना नहीं चाहिए, जब मेरे देश के लोग मेरे सरकार को बोलेंगे सुधर जाएगा। नहीं, सरकार नहीं सुधरने वाली, क्योंकि मेरे 1000 लेटर्स पीएमओ, डिफेंस मिनिस्टर, थल सेनाध्यक्ष, ऑल अथॉरिटी सेना को पड़े हैं। उनके इनबॉक्स चेक हो जाए, मैं बोल सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आपके अंदर ये भावना कैसे जाग गई? आपको तो पेंशन भी मिल रही है, आप इनका साथ देने के लिए चले आए, हो सकता है कि आपकी पेंशन भी काट दी जाए, अच्छा खासा जो जीवन चल रहा था वो भी तहस नहस हो जाए। मेरा बिल्कुल अच्छा खासा जीवन चल रहा है, मुझे किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। मुझे 35,000 जबरदस्ती दी जा रही है, मैं उसी दिन से विरोध कर रहा हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात किया था कि 2 जवान पहले सोशल मीडिया पे थे, ये नहीं। मैं 8 साल से मेरे घर में 50 किलो कागज पड़े हुए हैं, मैं बस ये रख रहा था कि सेना की बेइज्जती न हो जाए। ये ऐसी बातें मैं बाहर लाऊं कैसे? मैं जितना उम्र में बड़ा हूं, मेरा रैंक है, उतनी मेरे को इसकी चिंता थी, मेरी सेना की बात तो बाहर नहीं आई। जो बात पहले डर था वो खत्म हो अभी गया? खत्म हो गया है। इसके आगे खत्म कर लेना चाहिए हर भारतीय को, और मेरे को में तो सैनिक को कर लेना चाहिए। जहां पर देश के साथ 20-20 ऐसे प्यार से दुश्मन घुसा के मेरे नागरिक मरवाए जा रहे हैं, मैं 35,000 जेब में डालता हूं। मेरे से बड़ा गद्दार कोई नहीं है, उस अधिकारी से बड़ा गद्दार मैं हूं। मैंने गीता पे कसम खा रखी है कि मैं गद्दारी नहीं करूंगा। मैं 35 को लात मारना चाहता हूं, मैं खेत में काम करके पेट भर सकता हूं, मैं देश की गद्दारी नहीं कर सकता, मैं सैनिक हूं। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सेना के भीतर की चीज़ें मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है और शायद आपको भी ना पता हो, इसीलिए जो कुछ भी सर ने बताया उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। जो चीज़ें हैं वो सही हैं या गलत हैं, वो सर ही इसके लिए स्वतः जिम्मेदार हैं और अब आपको तय करना है कि आपको इन पर यकीन करना है या फिर नहीं करना है। तो हम बाकी अब आगे सर से भी बातचीत करेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियो में।